आएगा तो जेई में आएगा, जेई में या फिर नीट में, ठीक है। इसके अलावा ये बोर्ड्स में नहीं आने वाला, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अगर नंबर यहां निकाले तो ये आ गया, इसका मतलब ये नंबर किसका है, AlCl3 का। नंबर ऑफ AlCl3 इज इक्वल टू व्हाट, 6.023 10 पर 18 आ गया। अब देखो करना कैसा है कि बच्चों 3 पॉजिटिव चार्ज जब हटेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज का डेफिशिएंसी जनरेट होगा और 3 पोजीशन वैकेंसी जनरेट होगा, बट Al+3 अकेला ही 3 पॉजिटिव को बैलेंस करेगा। तो बच्चों 1Al+3 के वजह से दो कैटायनिक वैकेंसी जनरेट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 का पावर 18 और इंटू क्या 2, कि हर एक Al+3 की वजह से 2 कैटायनिक वैकेंसी जनरेट होगा। आप समझ पा रहे हो ना बात, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरा सिचुएशन था बच्चों जो मैंने आपको बता दिया। सपोज ऐसी बोलता एक क्वेश्चन और कि भैया हम ना SnCl4 से ट्रैपिंग करवा रहे और कितना करवाए 10⁻³ मोल%, ऐसा बोलता, तो फिर बताओ कितने कैटायनिक वैकेंसी होंगे। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, फिर वही बात कि 100 पे कितना 10⁻³, 1 पे कितना 10⁻5, है ना, समझ रहे हो, और वो भी कितना मोल, तो 1 पे कितना 10⁻5 इंटू Na, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। तो देखिए बच्चे यहाँ भी आ जाएगा 6.023 इंटू 10 क्या आपका 18, है ना, आ गया, ओके आ गया। अब इसके बाद बच्चों एक कंडीशन है कि ये निकल रहा है किसका नंबर, SnCl4, मतलब कुल मिला के Sn+4 का नंबर निकल गया। नंबर ऑफ Sn+4 आयन इज इक्वल टू व्हाट, 6.023 इंटू 10⁻18। अब बच्चों एक बात याद रखें यार, NaCl क्रिस्टल है तो 4 पॉजिटिव जब गायब होगा तो 4 कैटायनिक वैकेंसी जनरेट होगा, बट Sn के पास अकेला ही 4 पॉजिटिव है ना, Sn यहां जाके ट्रैप कर देगा। तो एक Sn जो है +4 ये 4 पोजीशन को अकेला बैलेंस कर देगा, तो एक की वजह से 3 कैटायनिक वैकेंसी जनरेट होगा। तो 1 Sn+4 आयन जनरेटेड 3 कैटायनिक वैकेंसी। सो यहां पे अपन लिखेंगे नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू 6.023 10⁻23, ठीक है ना बच्चों, यहां से आ जाएगा आंसर। क्लियर है, सारे बच्चे बोलो क्लियर है, कुछ भी अब नहीं रहा, सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप पूरा समझ पाए होंगे बच्चों, पूरे तरीके से सीख पाए, बेनिफिट उठा पाए इस क्लास का, जो क्लास आपको अलग से अरेंज करा के दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन है जिसको आप ट्राई करना घर पे। क्वेश्चन ये है कि मान लो हमने 100 Na+ आयन हटाए हैं NaCl क्रिस्टल से, 100 Na+ हटेगा तो 100 कैटायनिक वैकेंसी पहले जनरेट होगा, उसमें से हम बोल रहा है कि 50% ऑक्यूपाइड बाय SrCl2 एंड 20% ऑक्यूपाइड बाय AlCl3, है ना, समझ गए, एंड 30% ऑक्यूपाइड बाय SnCl4। कैलकुलेट कैटायनिक वैकेंसी, कितने कैटायनिक वैकेंसी होंगे, इसको आप ट्राई करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जेई एडवांस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी फिनिश हो गया। इसके बाद है बच्चों आप प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, एकदम थ्योरेटिकल इसको रीड कर लेना, ठीक है। इसमें फर्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, है ना, और सेकेंड है बच्चों आपका मैग्नेटिक, इसको आज ही रीड कर लेना आप अपने मॉड्यूल से, ठीक है, और स्टेट बोर्ड के बुक दोनों से रीड कर लेना। अब अगर बात करें बच्चों एक इक्वेशन का जिसका नाम है ब्रैग्स इक्वेशन, इस इक्वेशन को डायरेक्ट याद रखना, इसका डेरिवेशन हमारे इसमें नहीं सिलेबस में, इसमें बच्चों n लैम्बडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ठीक है, n लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट
2d sin थीटा, समझ रहे हो? वेयर डी क्या है? दो सक्सेसिव प्लेन के बीच का वेवलेंथ है, ठीक है, समझ गए? कोई लाइट पास कराएंगे उससे तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, कैसे होगा? तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू 2d sin थीटा। जैसे पास कराएंगे जब लाइट तो कितने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ साइन थीटा हम लेंगे और दो प्लेन के बीच का जो गैप है उसको डी बोलते हैं। तो डाटा दिया रहता है बच्चों, एक अननोन रहेगा, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करना। इससे क्वेश्चन नीट में आ चुका है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरे तरीके से आपको करा दिया। अब एक बार बता दो सारे बच्चे, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन सॉलिड स्टेट में? सारे बच्चे मैसेज करना, ओके, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखो होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क। ठीक है, सुनो, जो बच्चे नीट वाले हैं, नीट का जो बच्चा है अपने क्लास में, वो जेई मेंस और नीट का क्वेश्चन सॉल्व करेगा। और जो बच्चा जेई एडवांस वाला है, मेंस एडवांस जो भी है, वो जेई मेन और एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करेगा प्रीवियस ईयर। तो आपका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, अंडरस्टैंड? तो ये बात आप ध्यान रखना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और जिसको जो करेगा इसको सॉल्व, उसको बेनिफिट मिलेगा, जो नहीं करेगा सॉल्व, उसको अपने हिसाब से समझ आएगा बाद में, है ना, अभी तो नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको सॉलिड स्टेट फिनिश करा दिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिश हो गया, ठीक है। इसके अलावा बच्चों JEE भी करवा दिए, नीट भी करवा दिए, सारे पैटर्न पे मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है। ये कंडीशन आप ध्यान रखना। अब अपन मूव करते हैं सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। सॉल्यूशन, तो बच्चों अब सॉल्यूशन पे मैं बात करने जा रहा हूं। सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो इस पे या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो इस पे, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जेई में नहीं आता या बोर्ड में नहीं आता, जेई में जाओ, नीट में जाओ, बोर्ड में जाओ, हर एक फॉर्मेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसमें जो हमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक पढ़ने हैं, है ना, वो टॉपिक मैं आपको बताता हूं, वो टॉपिक मैं आपको बताता हूं क्या है वो, आप जरा देखो। टॉपिक है बच्चों, टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन, तो आपको पता ही होगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कैपेसिटिव सॉल्यूशन, डिसॉल्व सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी, जो हम लोग हेनरी लॉ लगा के फाइंड आउट करते हैं। दूसरा बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। फिर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ यहां लगाएंगे, बॉइल पॉइंट एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसमें वन टॉप फैक्टर, है ना, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो ये सारे टॉपिकों में बच्चों, सारा टॉपिक पढ़ाना रिवीजन में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जो जितने इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करता हूं सॉल्यूशन का जो मेन टॉपिक है, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, ठीक है, इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चों सॉल्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या होता है वो तो पता ही है आपको, टू और मोर होमोजेनियस सब्सटेंस को अगर हम मिक्स करेंगे होमोजेनियसली, टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस को कम होमोजेनियस मिक्सचर अगर हम प्रिपेयर करते हैं, उस होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, सॉल्यूशन। जिसमें जिन भी सॉल्यूशन को आप, जिन जिन भी सब्सटेंस को आप मिक्स करा रहे हैं, वो अपने आइडेंटिटी को यूनिफॉर्मली लॉस कर देते हैं और एक अलग
फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर से भी बनता है, सॉलिड लिक्विड से भी बनता है, ठीक है, लिक्विड लिक्विड से भी बनता है, सॉलिड गैस से भी बनता है, बट मेनली हमें जो यहाँ पढ़ना है बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हो? सॉल्यूशन में पढ़ना है कौन सा? लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो लिक्विड फेज में रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, अभी जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन में दो टर्मिनोलॉजी होता है, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा आता है सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बन जाता है बच्चों? आपका सॉल्यूशन। ठीक है, और मेनली हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। और कंडीशन क्या है कि ये दोनों होमोजीनियसली ऐसा मिक्स हो कि अपने आइडेंटिटी को लॉस करके यूनिफॉर्मली एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए, और उस होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन, जिसमें दो कंपोनेंट है, सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। माय डियर स्टूडेंट, सॉल्वेंट किसको कहेंगे, सॉल्यूट किसको कहेंगे? तो सीधा बात याद रखना, ठीक है, सीधा बात याद रखना कि जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। ठीक है, बट ये जो मेथड है क्लासिफिकेशन का, ये मेथड हर बार वैलिड हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ये कब और कहां कहां वैलिड होगा मैं जरा आपको समझाता हूं। जैसे याद रखिएगा, ये जो सॉल्यूशन है इसका फेज कैसा होता है? लिक्विड। ठीक है, समझ गए? इधर से देखो, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर सॉल्यूशन बना है। तो बच्चों याद रखना, अगर आप लिक्विड के साथ सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और सॉल्यूशन बन रहा है, फिर इसका कोई कुछ भी अमाउंट हो, कुछ भी मोल हो, लिक्विड के रिस्पेक्ट में कोई लेना देना नहीं है। सीधी बात कि लिक्विड वाले को हम कहेंगे सॉल्वेंट एंड सॉलिड को हम कहेंगे सॉल्यूट। यहाँ पे बच्चों अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए बच्चों? इसमें कंडीशन समझ में आ गया बच्चों? ये बात समझ में आ गया? अरे बोलो जल्दी। ठीक है, तो सीधी बात है बच्चों कि अगर आपको लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर दिया है तो लिक्विड को सॉल्वेंट और सॉलिड को सॉल्यूट बोलेंगे, और ये सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन का अगर डेफिनेशन आपको देना है तो आप क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substance in which individual component will lose their identities and cannot be separated in pure form by simple method। किसी सिंपल मेथड से फिर आप इसको प्योर फॉर्म में सेपरेट ना कर पाए तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब किसको सॉल्वेंट किसको सॉल्यूट कहेंगे? सीधी बात है, अगर आप लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करते हैं बच्चों, इसमें जिसका अमाउंट क्या हो ना हो कोई लेना देना नहीं है। सीधा बात है माय डियर स्टूडेंट कि लिक्विड जो है वो हो जाएगा सॉल्वेंट, और जो सॉलिड है वो हो जाएगा बच्चों क्या? आपका सॉल्यूट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें कंडीशन मैं आपको बताता हूं। इसका जो कंडीशन है
इस कंडीशन को जरा ध्यान से आप देखिएगा और सीखिएगा कि क्या कंडीशन है। आगे की कंडीशन ये बच्चों कि मान लो अगर आपने लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया और यहां से बन रहा है सॉल्यूशन, तो अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसका अमाउंट ज्यादा वो सॉल्यूट होगा, जिसका अमाउंट कम वो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी जिसका अमाउंट कम हो जाएगा सॉल्यूट और जिसका ज्यादा वो हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, मान लो ये ले लिया आपने 10 मोल और ये ले लिया आपने कितना 3 मोल। ठीक है, तो 3 मोल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्यूट बोलेंगे, और 10 मोल वालों को क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, और मान लो अगर ऐसा है कि जैसे मान लो वाटर में आप अल्कोहल मिक्स कर रहे हो C2H5OH, ठीक है, ये भी लिक्विड पे है, ये भी लिक्विड पे है, ये मान लो अगर आपने लिया 10 और ये भी 10, दोनों इक्वल, तो कोई भी सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ के चलिएगा, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है और कोई भी सॉल्यूट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लिख के दिया है कि H2O 1 मोल और जो इथेनॉल है ये है 10 मोल, ये ज्यादा है, ये गया सॉल्वेंट और ये हो गया सॉल्यूट। अगर ऐसा लिख के दिया है कि H2O जो है वो 10 मोल और जो आपका C2H5OH है ये आपका 1 मोल, तो देखो ये क्या हो गया आपका सॉल्यूट और ये क्या हो गया सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट निकालना तो आपको पता होगा वैसे भी, है ना, ध्यान रखिएगा। अब एक बात और मैं बता दूं बच्चों कि किसी भी सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही मिक्सचर होंगे। जैसे हम गए कसार के घर, हमको बुलाया था, मुझसे बहुत प्यार करता है, वो बोला सर मेरे घर आओ, हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी आप मेरे घर आओगे तो। हम बोले ठीक है, ऐसी बात है तो हम आते हैं। हम गए थे इसके घर, इसने क्या किया कि बोला सर हम आपके लिए एक सॉल्यूशन बना के लाते हैं, आप पिएंगे? बोले बिल्कुल। बोले बहुत स्पेशल है। इसने क्या किया कि सर आप जो है ये सॉल्यूशन लीजिए। उसमें क्या किया इसने, वाटर में डिसॉल्व कर दिया शुगर और डिसॉल्व कर दिया सॉल्ट और डिसॉल्व कर दिया इसने, क्या डिसॉल्व किया था कसार तुमने, और क्या डिसॉल्व किया था बाबू बताओ? हाँ बोल रहे सर ग्लूकोज डिसॉल्व किए थे, ग्लूकोज भी डिसॉल्व किया था ये। ठीक है, तो ये 3 चीज इसने डिसॉल्व किया, है ना, 3 टाइप का सॉल्यूट यहाँ पे डिसॉल्व किया, शुगर सॉल्ट और ग्लूकोज, और ये बहुत बढ़िया घोल घाल के लाया, मैं पिया। ठीक है, तो अच्छा ही लगा था। थैंक यू कसार बुलाने के लिए बाबू। ठीक है, अब इधर देखो कंडीशन क्या है कि ये क्या है आपका सॉल्यूशन बना। अब यहाँ पे टोटल कितने कंपोनेंट है, 4, वाटर और 3 है अलग से। ठीक है, अनुज भी कॉल किया, सर आप कसार के घर गए, मेरे घर नहीं आओगे क्या? तो हम बोले ठीक है आते हैं। तो अनुज ने क्या किया, इसने वाटर में डिसॉल्व किया H2O सॉरी शुगर और सॉल्ट। ठीक है, शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व किया, तो क्या है कि एक अलग से सॉल्यूशन बना, यहाँ पे 3 कंपोनेंट प्रेजेंट। ठीक है, और जब हम घर आए ना तो नींबू पानी पिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया हमने कि शुगर और प्लस हमने इसमें वाटर ले लिया और इधर से नींबू भी दे रहे, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो बात ये है कि सर सॉल्यूशन में एग्जैक्ट कितने कंपोनेंट रहेंगे हमें नहीं पता, आप जितने को घोल सको घोल सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के कंपोनेंट फिक्स नहीं, लेकिन हाँ हमेशा याद रखिएगा कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट नंबर वाइज 1 होगा, सॉल्वेंट कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सॉल्यूट जो है बच्चों, सॉल्यूट 1 और मोर हो सकता है। ठीक है, समझ गए माय डियर स्टूडेंट, सॉल्वेंट एक से सॉल्यूट जो है वो 1 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। नंबर वाइज 1 किसी भी सॉल्यूशन में कौन होगा, सॉल्वेंट। 1 से अधिक कौन हो सकता है, सॉल्यूट। जैसे यहाँ पे 3 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, यहाँ पे 1 सॉल्वेंट 2 सॉल्यूट, यहाँ पे 1 सॉल्वेंट और 1 सॉल्यूट, अगर मान लो सिर्फ शुगर अगर डिसॉल्व किए तो। ठीक है, ये कंडीशन को आप ध्यान रखना। ओके, अब आगे मैं बढ़ता हूं, कंडीशन ये है कि हम लोग
डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर कभी ऐसा लिखा रहा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ऐसा अगर कभी लिखा रहा तो समझ जाना एक्वस मतलब वाटर, वाटर जो है वो है सॉल्वेंट और यूरिया क्या आपका सॉल्यूट। ठीक है, मतलब यूरिया को हमने डिसॉल्व किया कहां पे, एक्वस में, वाटर में। समझ रहे, तो अब समझ जाना। अगर ऐसा लिख के दिया कि सॉल्टेड वाटर, यहां पे जो सॉल्ट है बच्चों ये हो जाएगा सॉल्यूट और वाटर क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। ओके, याद रखना। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। फर्स्ट हो गया आपका बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट रहेंगे। थर्ड सेकेंड हो गया आपका टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट रहेंगे। थर्ड हो गया आपका क्वाटनरी सॉल्यूशन जिसमें 4 कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखना है आप। जिसमें बच्चों मान लो कंडीशन क्या है कि बाइनरी में 2 तो मतलब 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट। टर्नरी में 1 सॉल्वेंट और 2 सॉल्यूट, इसमें भी 1 सॉल्वेंट और 3 सॉल्यूट। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, और बच्चों अब फिर से हम सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें बच्चों लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो डाइल्यूट के लिए DIL का यूज करते हैं और कंसंट्रेटेड के लिए कंक। ठीक है, आप सुने होंगे कि डाइल्यूट H2SO4 और सुने होंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। हम लोग को लगता है एक ही बात होगा, बट एक ही बात नहीं है। अब प्यार से समझिए ध्यान से, एक्चुअली डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है। सुनो मेरी बात, ये हमने एक कंटेनर लिया और ये हमने एक दूसरा कंटेनर लिया। इस कंटेनर का नाम दिया A, इस कंटेनर का नाम दिया B। सुनो, इस कंटेनर में हमने 10 लीटर वाटर ले लिया। ओके, 10 लीटर वाटर ले लिया और इसमें हमने भी 10 लीटर वाटर ले लिया। 10 लीटर वाटर। बच्चों इसमें हमने क्या किया, नंबर वाइज दो दाने सुगर के यहाँ सिर्फ 2, ऐसा 2, सिर्फ 2 दाना सुगर का यहाँ डिजोल्व कर रहे हैं और इसको घोल दिए पूरा। तो आपको तो पता है एक दाने में बहुत सारा पार्टिकल प्रेजेंट होगा, है ना, समझ रहे हो। तो 2 दाने में बहुत पार्टिकल, तो पूरा घुल तो गया, सॉल्यूशन बन तो गया, लेकिन क्या इस सॉल्यूशन में स्वीटनेस थोड़ा भी आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अब ये प्योर वाटर भी नहीं है, ये सॉल्यूशन बन चुका है, सुगर डिजोल्व हो चुका है, लेकिन ये स्वीटनेस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है, बहुत ही निग्लिजिबल है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। लेकिन यही बात अगर मान लो यहाँ पे हम 200 ग्राम सुगर डिजोल्व कर देंगे तो स्वीटनेस कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, स्वीट आएगा, मीठापन आएगा इसके सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पे वो नहीं आएगा। तो देखिए ये बहुत निग्लिजिबल होता था, यहाँ भी नहीं आता, लेकिन ये रिस्पेक्टिव अमाउंट में है ताकि मीठापन जनरेट हो सके। तो ऐसा सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट मतलब रहे, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में एकदम निग्लिजिबल नहीं, कुछ ना कुछ अपना एग्जिस्टेंस वो दिखा पाए, उसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जहां एकदम निग्लिजिबल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक बार आपके मैसेज मुझे चाहिए सारे बच्चों का कि ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्लियर हो गया आपको, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो सारे बच्चे। इतना मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए यार, और आप मैसेज नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा यार। सारे बच्चे मैसेज करो यार, और कुछ तो मैं बोल नहीं रहा हूँ यार कि मुझे चाहिए तुमसे, मैसेज ही तो करने बोल रहा हूँ, वो भी आपके लिए, ताकि आप मैसेज करेंगे तो हमें क्लियर पता चलेगा आपको समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। ये चीज है बस, इसलिए और कोई बात नहीं। ओके, और एंजॉय करिए केमिस्ट्री को, आनंद लीजिए केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, केमिस्ट्री समझने वाला सब्जेक्ट है, प्यार से समझने वाला है। ठीक है, समझ गए। सर एक बार रिपीट करो। ओके मैं करता हूं, ठीक है। हाँ मैं क्या कह रहा था, केमिस्ट्री प्यार से समझने वाला सब्जेक्ट है।
कुछ भी रटने वाला नहीं है, सीधी बात समझ लीजिए कि डाइल्यूट किसको बोलेंगे, कंसंट्रेटेड किसको बोलेंगे बच्चों। मान लो हमने यहाँ पे 10 लीटर वाटर लिया, यहाँ भी 10 लीटर, यहाँ पे 2 दाने शुगर के हम डिजोल्व कर रहे हैं, तो 2 दाना अगर शुगर का डिजोल्व होगा तो समझ लो एकदम निग्लिजिबल है, इसमें स्वीटनेस तो ऑब्जर्व नहीं होगा, मीठापन तो आएगा नहीं सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 10 लीटर के रिस्पेक्ट में ये 2 दाना शुगर का बहुत ज्यादा निग्लिजिबल है मेरे प्यारे बच्चों। सो यहाँ पे स्वीटनेस ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे स्वीटनेस ऑब्जर्व होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 200 ग्राम है विथ रिस्पेक्ट टू 10 लीटर, ठीक है। तो ये हो गया कंसंट्रेटेड और ये हो गया डाइल्यूट। जहां पे निग्लिजिबल अमाउंट में रहेगा सॉल्यूट उसको बोलेंगे क्या हम लोग, डाइल्यूट, और इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड, ठीक है, समझ गए। अब हम आते हैं कि भैया ये कंसंट्रेशन क्या है। सीधा बात समझ ले, कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है बच्चों, जैसे लेंथ मेजर करने के लिए एक यूनिट का जरूरत पड़ता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, वेट मेजर करने के लिए केजी, ग्राम, है ना, क्विंटल, टन का यूज पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो। हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट का जरूरत पड़ता है, बस वैसे ही किसी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट का जरूरत पड़ता है, और ये उसका यूनिट है कंसंट्रेशन टर्म। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा सॉल्यूशन के बारे में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन में क्या देगा, आपको ये बताएगा कि कितने सॉल्यूट ने डिसॉल्व हुआ है, कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, सॉल्यूशन कितना बना, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्यूट का मोल कितना है, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात क्लियर क्लियर दिमाग में फिट कर लो कि किसी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कायदे से बताने के लिए सॉल्यूशन के बारे में, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे जो भी आप लिक्विड आप देखते होंगे, वो एक सॉल्यूशन, जो भी लिक्विड सॉल्यूशन आप देखेंगे, है ना, जो जूस आप देखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वहां पे डिसॉल्व रहता है। उन सभी चीजों को जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, उसमें हम किसका यूज करते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म का। तो कुल मिला के आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे है, बोला तो नहीं गया कहीं बुक में, बट मैं कहता हूं समझाते वक्त कि कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, यूनिट है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। बस इतना सा बात आप ध्यान रखें, ठीक है। अब ये क्या बताएगा, सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूट, ये सब सारी बातें बताएगा कंसंट्रेशन टर्म। अब एक बात समझ लो कि जैसे किसी, मान लो लेंथ मेजर करना है, तो जरूरत के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट यूनिट का यूज करते हैं, कभी सेंटीमीटर, कभी मिलीमीटर, कभी एंगस्ट्रम, कभी नैनोमीटर, कभी डेसीमीटर, कभी पिकोमीटर, कभी बोलो किलोमीटर, और कभी बहुत कुछ है, ठीक है। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप का कंसंट्रेशन टर्म्स भी आया, जिसमें आप सुने होंगे बच्चों। एक होता है आपका परसेंट V बाय V, परसेंट W बाय V, ठीक है, परसेंट W बाय W, फिर होता है मोलरिटी, फिर होता है नॉर्मलिटी, ठीक है, फिर होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, फिर होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, समझ गए, ये है। और इसके अलावा एक होता है बच्चों मोललिटी, ठीक है। अब जैसे आप सुने होंगे हर एक चीज में कोई पॉपुलर हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, समझ गए। बस वैसे ही, बस वैसे ही यहां पे क्या है कि इनमें एक ऐसा है ना जो बहुत ज्यादा यूज होता है बार बार, तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। और वो कौन है बच्चों, मोलरिटी है। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, मोलरिटी। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं मोलरिटी, कंसंट्रेशन का जहां बात आया तो मोलरिटी। ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन का जहां बात आया तो मोलरिटी ही होगा, ऐसा कुछ नहीं, इसमें से कोई भी हो सकता है। और एक बात मैं बता दूं बच्चों, किसी एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन के लिए ये सारे कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन होते हैं, आप जिसमें चाहो उसमें रिप्रेजेंट उसको कर सकते हो, और एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सभी के बीच में आपस में रिलेशन भी होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चों जैसे लेंथ मान लो हमने मेजर किया 1 मीटर, इस 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर सकते हैं, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं,
मिलीमीटर में कन्वर्ट किसी में कर सकते हो। उसी तरीके से मोलरिटी में अगर आपने एक्सप्रेस किया है तो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंट डब्ल्यू बाई भी, परसेंट बी बाई भी, मोल फ्रैक्शन किसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, बस सीधा बात याद है। ठीक है, अब एक बात बता दूं जो मैंने अपने टाइम पे फेस किया था जब मैं क्लास 12th में था, 11th में ही हमारे टीचर ने ये चीज पढ़ाया था। तो इसमें दिक्कत क्या जाता है ना कि पढ़ तो लो सही है, ठीक है पढ़ लिए, फॉर्मूला रट भी लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस के साथ फॉर्मूला याद ही नहीं होता, समझ में नहीं आता कि कहाँ सॉल्यूट लगेगा, कहाँ सॉल्वेंट लगेगा, सॉल्यूट कहाँ जाएगा, सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, हम उसी में कंफ्यूज हुए रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता, सच बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि नहीं कि फॉर्मूला रटते हो लेकिन भूल जाते हो, अप्लाई नहीं कर पाते अच्छे से? रिप्लाई करो, किसके साथ ऐसा होता है, किसके साथ ऐसा नहीं होता? दो बच्चे का मैसेज है, बाकी बच्चे सो गए हो क्या बाबू? ऐसा ना फोन बगल में रख के सो गए, ऐसा तो नहीं हो गया? कोई बात नहीं, मत बोलो, मत बोलो बेटा, बढ़िया है। ये देखो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म याद करने का तरीका बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखें कंसंट्रेशन टर्म याद रखने का तरीका। ठीक है, इसको मैं एक अपने तरीके से डिफाइन करता हूं, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों, वो ऑलवेज डिफाइन किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया। तो कंडीशन जरा देखें, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ये बताने जा रहा हूं मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। इसमें होता है कि कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड with respect to solute, and it is defined as बेटा ध्यान से देखना, defined as ratio of mass sorry oblique mole oblique volume of solute with respect to solution और solvent। ठीक है, जिसमें से बच्चों हर एक केस में सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ एकलौता एक केस है मोलालिटी का। मोलालिटी, उसमें कौन इन्वॉल्व होगा? सॉल्वेंट। बस ये बात याद रखना। मतलब अगर आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो कंसंट्रेशन में क्या होता है? मोल, मास या वॉल्यूम। ठीक है, ऊपर में ऑलवेज कौन रहेगा? सॉल्यूट। तो ये टेंशन आपका दूर हो जाना चाहिए कि भैया फॉर्मूला में न्यूमरेटर कौन होगा, डिनोमिनेटर कौन होगा, तो या न्यूमरेटर में कौन होगा? आपका सॉल्यूट। और डिवाइड बाय मोल, मास, वॉल्यूम, किसका? सॉल्यूशन का। बट एक केस ऐसा है जहां सॉल्वेंट आता है। ठीक है बच्चों, सॉल्वेंट कहां पे आएगा? तो मोलालिटी में। ठीक है, समझ गए? मोलालिटी में सॉल्वेंट आएगा, बाकी हर एक केस में कौन आएगा? सॉल्यूट आएगा और सॉल्यूशन आएगा। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब जैसे ऊपर मोल आया तो नीचे मोल, मास, वॉल्यूम कोई भी आ सकता है। ऊपर मास आया तो नीचे मोल, मास, वॉल्यूम कुछ भी आ सकता है। ऊपर वॉल्यूम आया तो नीचे मोल, मास, वॉल्यूम कुछ भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ स्केल जनरेटेड। ठीक है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मोल, मास, वॉल्यूम एंड
नीचे भी क्या लेंगे आप, मोल मास वॉल्यूम। तो कुल मिला के सीधा कंसंट्रेशन में क्या याद रखेंगे बच्चों, ऊपर में सॉल्यूट और नीचे में क्या, सॉल्यूशन। ये है याद रखने का तरीका, इसको बोलते हैं आर्के टेक्निक मेथड। ठीक है, अब इससे आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। हमसे बोलोगे सर बताओ कैसे भूले, हम भूल नहीं पा रहे। ठीक है, फिर मैं आपको भूलने का मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, ऊपर में कौन आएगा, सॉल्यूट, और नीचे में कौन आएगा, सॉल्यूशन। इससे जो आ रहा वैल्यू क्या हो गया आपका, कंसंट्रेशन। ओके, समझ रहे हैं आप। तो ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है। समझ में आ गया बच्चों। ऊपर में ऑलवेज कौन आएगा, सॉल्यूट, नीचे में कौन आएगा, सॉल्यूशन। सिर्फ एक केस है किसका, मोलैलिटी का, जिसमें कौन आएगा, सॉल्यूट अब बाय सॉल्वेंट, बस। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज। और अब हमारी क्लास है, ठीक है, तो मैं मीटिंग ओवर कर रहा हूं यहीं पे। बाय एवरीबॉडी। तो कल 10 बजे से पहले, मतलब 10 PM, टुमारो 10 PM से पहले आपको प्रीवियस ईयर जेडब्ल्यू, प्रीवियस ईयर नीट, जो नीट वाले बच्चे हैं, जेई मेंस और नीट का क्वेश्चन का हमको रफ पेज सेंड करेंगे। जरूरी नहीं पूरा डिटेल सॉल्यूशन, रफ पेज जो भी जैसे आपने सॉल्व करा। और जो जेई वाले बच्चे हैं वो जेई मेन का और एडवांस का रफ पेज मुझे सेंड करेंगे। एक एक बच्चे सॉल्व करना, जो भी मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए बाय एवरीबॉडी।